कितने हो हो गए मैम। हो गए? हाँ चलो मैम, 3 लोग तो हम जुड़ ही गए हैं मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी 2 लोग और हैं मैम। अच्छा अच्छा चलो आ जाएं। मैम कल भी क्लास है। हाँ, मैम मैम रिकॉर्डिंग हो गई मैम। हो गए। चलो तो आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एकेडमीज एंड आर्ट गैलरीज की, उन कला संस्थानों की और मंत्रालयों की जिनकी स्थापना कला के प्रचार प्रसार हेतु की गई थी। क्या क्या रोल है सरकार एवं संस्कृति मंत्रालय के, इनका प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से हमारी समस्याओं का या कलाकारों की समस्याओं का निराकरण करता है, संग्रहालय कहाँ कहाँ पर है, क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों का क्या रोल है, और मंत्रालय की ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जिनसे कि कलाकार जो है सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात शिक्षा के विकास के साथ साथ साहित्य एवं कला जैसे विषयों में रुचि जागने लगी। तैयब मेहता, हुसैन और राजकुमार जैसे जो बड़े नाम थे अब जनता के लिए अपरिचित नहीं रह गए थे। इन विख्यात कलाकारों के साथ साथ प्रतिभावान नवोदित कलाकारों के जो नवीन प्रयोग थे, उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए उनका जो उत्कृष्ट कार्य हो रहे थे या जो नवीन प्रयोग आ रहे थे उनको प्रदर्शित करने के लिए कलाकृतियों के हेतु संग्रहालयों की आवश्यकता थी या ऐसे मंचों की आवश्यकता थी जहां पर समय समय पर कलाकृतियों को प्रदर्शनी हेतु रखा जा सके या उनकी प्रदर्शनी जो है आयोजित की जा सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारतीय कलाविदों ने देश के कोने कोने में कला संस्थानों एवं संग्रहालयों की स्थापना की। ये संस्थान आज भी जो है स्टूडेंट्स के अंदर या जो नए कलाकार हैं उनके अंदर रुचि जागृत करने हेतु अनवरत रूप से नई नई कलात्मक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। कला संस्थानों के अतिरिक्त सरकारी एवं निजी कला दीर्घाएं व अकादमियां एवं अनेक संगठन स्थापित किए गए जिनसे जो नवीन कलाकार हैं, जो आने वाले कलाकार हैं, उनको आगे बढ़ने एवं उनको लाइमलाइट में आने का सुनहरा अवसर जो है प्राप्त हो सके। इन सभी ने बिखरे हुए कलाकारों को एक मंच पर एकत्र कर एक दूसरे के विचारों को जानने एवं सुनने का अवसर भी प्रदान किया, जिससे कलाकारों एवं दर्शकों के मध्य सीधा संपर्क होने की संभावनाएं जो है बढ़ गई। ये संस्थाएं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के साथ साथ हर संभव सहायता भी प्रदान करती है। साथ ही कला विवेचना एवं शोधार्थियों के लिए समय समय पर शोध विषयक कला पत्रिकाओं का संपादन भी करती है। मेट्रो शहरों में बढ़ती हुई कला दीर्घाएं कला की बढ़ती हुई लोकप्रियता की सूचक है, जो 40% से लेकर 50% तक कमीशन लेकर कलाकारों की पेंटिंग्स बेचती है। अब देखते हैं कौन कौन सी बड़ी बड़ी कला दीर्घाएं हैं। इनमें से है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो है नई दिल्ली में। भारतीय स्वतंत्रता के साथ ही पहली बार राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की आवश्यकता महसूस की गई तथा 1949 में कलकत्ता में हुए कला सम्मेलन में इस योजना को प्रस्तावित किया गया। 29 मार्च 1954 में
नई दिल्ली के जयपुर हाउस में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना की गई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। उनके साथ उद्घाटन समारोह में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू तथा उनके साथ अन्य गणमान्य कलाकारों के साथ कला रसिक भी वहां उपस्थित थे। आरंभ में डॉक्टर हरमन गोथ द्वारा संग्रहालय के जो आरंभिक प्रबंधक थे वो हरमन गोथ थे। 1956 में उन्होंने अपना कार्यभार जो है मुकुल दी को सौंप दिया। भारत सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली यह ऐसी पहली संस्था कही जा सकती है जहां पर हमें एनजीएमए के संग्रहालय में 1857 के काल के 17,815 चित्र, मूर्तियां, स्केचिंग्स या रेखा चित्र तथा फोटोग्राफ्स देखने को मिलते हैं। गैलरी का मुख्य उद्देश्य कलाकृतियों की रक्षा के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन करना तथा समकालीन भारतीय कला की उन्नति करना है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर यहाँ आधुनिक कलाकृतियों का जो है विशाल संग्रह किया गया। बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर इकट्ठी की गई जिनका संपोषण एवं विकास कर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कलाकृतियों में सौंदर्य बोध एवं पुस्तकालय में शिक्षा संबंधी उचित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, फोटोग्राफ्स तथा अन्य दृश्य सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। पुस्तकालय के अंदर हमें कला इतिहास, कला समीक्षा तथा कला मूल्यांकन करने हेतु अनेक पुस्तकों का संग्रह मिलता है। यहाँ पर लघु कथाओं, लोक कला, मूर्ति कला, छापा कला तथा प्रिंट मेकिंग के अतिरिक्त समकालीन भारतीय कला एवं पाश्चात्य कला पर आधारित भी अनेक पुस्तकें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर भारतीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के चित्र, मूर्तियां या शिल्प तथा प्रिंट प्रदर्शित हैं। भारतीय कला के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ विभिन्न शैलियां तथा समूहों की कलाकृतियां सम्मिलित हैं। पुनरुत्थान काल के प्रमुख कलाकार जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस, यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, असित कुमार हलदर और भी अनेक कलाकारों के अनुपम चित्रों का यहाँ संग्रह है। संग्रह में जैकब एप्स्टीन, जॉर्जियो द किर्कियो, सोनियो डेलाने, ए तापिये, से लुकली, डीसी दाजा, पीटर लुबार्दा, कोजोमियो, जॉर्ज कीट, फ्रेड थीलर जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के भी चित्र, शिल्प तथा प्रिंट्स समाहित हैं। इस समय संग्रहालय के संग्रह में कम से कम 17,000 से अधिक कलाकृतियां हैं। यह संग्रहालय की सर्वप्रथम प्रदर्शनी थी। देश के प्रख्यात शिल्पकारों के शिल्पों की और उसमें प्रथम पुरस्कार दिया था देवी प्रसाद राय चौधरी की कलाकृति जो है श्रम की विजय। और ये जो शिल्प है या जो मूर्ति है वो आज भी वहां पर उपस्थित है। वर्ष 2004 के नवंबर माह में 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जब इसकी 50 वर्ष कंप्लीट होने की गोल्डन जुबली मनाई गई, उस अवसर पर संग्रहालय ने स्वर्ण जयंती का प्रोग्राम मनाया। इससे पूर्व ललित कला अकादमी ने अपनी स्वर्ण जयंती के अवसर पर यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में 1990 से लेकर 2000 तक की कृतियों को सम्मिलित किया गया। यह प्रदर्शनी
भारतीय लघु चित्रों से लेकर आधुनिक काल के चित्रों की कल्पना का मूल्यांकन करती नजर आती है, जहां हमें पहाड़ी मुगल शैली के अतिरिक्त पुनरुत्थान काल के कलाकारों की तथा आधुनिक कला को जन्म देने वाले हुसैन रजा सूजा के अतिरिक्त सुविख्यात आधुनिक कलाकार सतीश कुमार गुजराल, गुलाम मोहम्मद शेख, तैयब मेहता, अंजलि इला मेनन, स्वामीनाथन, कलसीकर, कृष्ण खन्ना, मंजीत बाबा, मनु पारेख, राम कुमार आदि की भी कृतियों को देखने का मौका मिला। यहाँ पर एम.एफ. हुसैन की जो पेंटिंग है जमीन, जो कि जिसका निर्माण 1953 में किया गया था, पहला राष्ट्रीय पुरस्कार उसको यहाँ मिला था और उस पेंटिंग को यहाँ सम्मिलित किया गया था। इस अवसर पर घोषणा की गई कि निकट भविष्य में एक और नई गैलरी खुलने जा रही है। उस समय ये बताया गया था कि यहाँ पर जिसका 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। उसमें भी शोधार्थियों एवं आगंतुकों के लिए कंप्यूटर प्रिंटर की सहायता से तुरंत प्रिंट जो है तैयार की जाएंगी और ऐसी गैलरी बाद में खुली। आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय की उपलब्धियों का आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि आधुनिक भारतीय कला की आत्मा कहे जाने वाले इस आधुनिक कला संग्रहालय में कुल 200 कृतियों के संग्रह से जो अपनी शुरुआत की थी, आज उसमें कम से कम 16,000 कलाकृतियों से की संख्या हो चुकी है, जिसमें पेंटिंग, मूर्ति, ग्राफिक्स और जो प्रिंट है वो सभी शामिल है। राष्ट्रीय कला दीर्घा एकमात्र ऐसी दीर्घा है जो आधुनिक भारतीय कला के प्रति समर्पित है। इसके अतिरिक्त निजी एवं सरकारी कला दीर्घाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कला एवं कलाकारों की उन्नति तथा आर्ट मार्केटिंग में सार्थक सहयोग दे रही है। अच्छा, दिल्ली में ही इतनी सारी आर्ट गैलरीज हैं, जैसे अनंत आर्ट गैलरी, आर्ट अलाइव, आर्ट एलिमेंट, आर्ट हेरिटेज, आर्ट इंडस, आर्ट कल्सन, आर्ट मोटिव, आरुषि, आर्यन आर्ट गैलरी, चावला आर्ट गैलरी, दिल्ली आर्ट गैलरी, धूमीमल आर्ट गैलरी, डोमस आर्ट गैलरी, गैलेरिया, गैलरी गणेशा, गैलरी नव्या, गैलरी स्पेस, गैलरी संस्कृति, गैलरी कुमार, लोकायत, मैक आर्ट गैलरी, पैलेट आर्ट गैलरी, फोटो हंग, पोलका, राहुल एंड क्राफ्ट, रेलिगियर आर्ट्स, 7 आर्ट लिमिटेड, गैलरी अल्टरनेटिव, श्राइन एम्पायर गैलरी, स्टूडियो बसंत, तलवार आर्ट गैलरी, बड़ेरा, सिद्धार्थ, त्रावणकोर आर्ट गैलरी, कई सारी गैलरी जो है दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान संदर्भ में दिल्ली जो है कला की सबसे बड़ी मंडी के रूप में उभर कर सामने आई है, जहां लगभग 150 गैलरी जो है इस समय पर कला के विकास हेतु काम कर रही हैं और कलाकारों को वो मंच प्रदान कर रही हैं जहां पर वो अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर सके। मुंबई में भी अनेक आर्ट गैलरी हैं, जैसे आर्ट एंड सोल गैलरी, आर्ट म्यूजियम, आर्ट वॉक, आर्टिस्ट सेंटर, आशीष बलराम नागपाल गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी, बोधी मुंबई, चटर्जी एंड लाल कलेक्टर्स पैराडाइज आर्ट गैलरी, सिमरोजा फराह सिद्दीकी कंटेम्पररी आर्ट गैलरी, गैलरी मीर चंदानी, गैलेरिया आर्ट गैलरी, गैलरी नंबर 7, गैलरी आर्ट रिसोर्स ट्रस्ट, गैलरी ब्यॉन्ड, इंडिया फाइन आर्ट, जन्नत आर्ट गैलरी, द गिल्ड, सैफ्रॉन, साक्षी, संताचे, स्टूडियो नेपोलियन आर्ट गैलरी,
ताओ आर्ट गैलरी, द क्लासिक सोर्स, द फाइन आर्ट रिसोर्स, तुलिका आर्ट गैलरी, ओस्मोसिस आर्ट गैलरी, वाईबी चौहान आर्ट गैलरी, और भी अनेक तरह की गैलरियां जो हैं वो भी और हैं जो कि बॉम्बे में कार्य कर रही हैं इस समय। अच्छा, बैंगलोर की जो मुख्य गैलरी है वो है गैलरीज की महुआ आर्ट गैलरी, रेनेसा गैलरी, सुमुखा गैलरी, तस्वीर आर्ट गैलरी, टाइम्स एंड स्पेस इमेजेस आर्ट गैलरी। और कर्नाटक में जो मुख्य आर्ट गैलरी है वो है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। ऐसे ही जयपुर में है समन्वय आर्ट गैलरी। कोलकाता की जो है मुख्य आर्ट गैलरियों में आकार प्रकार, आकृति आर्ट गैलरी, शिमा आर्ट गैलरी, गैलरी संस्कृति, गंधार आर्ट गैलरी, चित्रकूट आर्ट गैलरी और गैलरी कात्यायन। जिनमें चेन्नई में जो है जो मुख्य आर्ट गैलरी है वो है अप्पाराव गैलरी, आर्ट वर्ल्ड। और तीसरी जो है बड़ी आर्ट गैलरी वो है गवर्नमेंट स्टेट म्यूजियम एंड नेशनल आर्ट गैलरी, तिरुवनंतपुरम में है। और उसमें जो दो मुख्य आर्ट गैलरी है वो है चित्रा निकेतन आर्ट गैलरी और दूसरी है श्री चित्रकला आर्ट गैलरी। अब देखिए हम ललित कला एकेडमी जो न्यू दिल्ली की है। ललित कला एकेडमी की जो स्थापना थी वो हुई 1954 में न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन स्वयं तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। कला अकादमी का उद्देश्य देश में कलाकारों को चित्रकला संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा इसके स्वरूप को जनतांत्रिक बनाना था। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं छापा कला आदि की शिक्षा के साथ साहित्य एवं नाटक, संगीत आदि की शिक्षा भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को प्रदान की जाती है। 1982 से अकादमी वर्ष में 3 बार कंटेम्परेरी आर्ट के लिए एक पत्रिका का संपादन भी करती है और उसका प्रकाशन भी करती है। आरंभ में श्री प्रयाग शुक्ल इसके अतिथि संपादक थे। यहाँ शोधार्थियों के लिए भी पुस्तकों का जो विशाल संग्रह उपस्थित है। समाज में कलाकारों को इसने विशाल मंच जो है दिया है, जहाँ पर स्टूडेंट और जो नए कलाकार हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। सन 2004 में इस अकादमी ने अपने 50 वर्ष जो है पूर्ण किए। 1974 से 1974 से यहाँ पर राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों का आयोजन होता चला आ रहा है और प्रति तीसरे वर्ष अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, जिसको हम प्रणाली भी कहते हैं, प्रणाली का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्व के कोने कोने से कलाकार भाग लेने आते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी की चयन समिति इस बात का प्रयत्न करती है कि भारतीय कक्ष को इस प्रकार से त्रैवार्षिकी में रखा जाए जो कि पूरे देश में कला के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोगों का प्रतिनिधित्व कर सके, वो सारे प्रयोग इसके अंदर रखे जाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह चयन समिति देश के प्रमुख भागों का भ्रमण करती है तथा ऐसी कलाकृतियों का चयन करती है जो इसमें रखे जा सके। इस त्रैवार्षिकी में नामचीन कलाकारों को अलग से त्रैवार्षिकी में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। उनको फिर से एक मौका मिलता है कि वो टर्नल में आए। इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के अवसर पर विश्व की कला के साथ साथ समकालीन भारतीय चित्रकला का तुलनात्मक स्वरूप जो है वो देखने लायक होता है, जहां मनुष्य के सुख दुख, उसके संघर्ष, समाज तथा वस्तु जगत के यथार्थ से भी एक बड़ा यथार्थ उपस्थित होता है। कला की अंतर्वर्तीय चेतना अतीत तथा वर्तमान के जिस बिंदु पर टिकती है, वहां भविष्य की जो
पदचाप है वो साफ सुनी जा सकती है, या जो नए प्रयोग हैं जो भविष्य में और मुखर कर सामने आने वाले हैं, वो हमें साफ दिखाई देती हैं कि अब आगे किस तरह की कला का ट्रेंड चलने वाला है। प्रथम त्रैवार्षिकी 1968 में आयोजित हुई, जिसमें 31 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। अपार उपलब्धियां हासिल करने के उपरांत भी ललित कला अकादमी जो है उदासीनता की शिकार है। कदाचित इसके लिए कुछ हद तक कार्य संचालक तथा अकादमी के नियम भी जिम्मेदार है। 50 वर्ष पूर्व जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी नींव रखी गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति में निसंदेह यह पूर्ण रूप से सफल हुई है, और आज भी ये अपनी सक्रियता को बनाए हुए हैं। परंतु जिस रचनात्मक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ये अकादमी बनाई गई थी कि पेंटिंग्स, मूर्तिकला, ग्राफिक्स के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देगी, उस प्रयास में अभी भी कुछ कमी है। आज से 20-25 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। 80 के दशक के शुरू में स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन, कृष्ण खन्ना, गुलाम मोहम्मद शेख, बेवान सुंदरम आदि ने इस बात के लिए जबरदस्त संघर्ष किया कि ललित कला अकादमी का स्वरूप जो है जनतांत्रिक बने और उस पर से एक खास स्कूल का प्रभाव खत्म हो जाए। अकादमी की इस हालत के लिए एक तो उचित आर्थिक सहायता न मिलना है, तथा दूसरी ओर अकादमी संविधान पर मंडलीय विशेष का जो आधिपत्य है वो भी डिस्टर्ब करता है, जिन्होंने अकादमी स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। एक वो समय था जब अकादमी में किसी कलाकृति को चुनना किसी कलाकार के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है, लेकिन अब पहले जैसा सम्मान नहीं रह गया है। इस परिवर्तित परिदृश्य के लिए जो है आर्ट मार्केट जिम्मेदार है। पहले प्रतिष्ठित कलाकार ललित कला अकादमी बड़ी स्टूडियो में कई कई साल तक प्रैक्टिस किया करते थे, कला साधना में लीन रहते थे और मध्यम वर्गीय जीवन जीते थे। लेकिन आज जो है जो नया कलाकार है, जो नए आर्टिस्ट हैं, वो अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी सीधे विदेशों में जाकर के अत्यंत आसानी से बहुत बड़ा पैसा या अपनी पेंटिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं। तो जो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो उसकी प्रैक्टिस उसकी पेंटिंग्स में दिखाई नहीं देती है। मौजूदा जो परिस्थितियों की जिम्मेदार यहाँ की जो संचालन व्यवस्था है वो भी है। अकादमी जिस त्रैवार्षिक या टर्नाले का आयोजन प्रत्येक तृतीय वर्ष करती है, उसमें भी कई बार गड़बड़ होती है, अनियमितता के दर्शन होते हैं, हर तीसरे साल नहीं हो पाती, और जो टर्नाले होते हैं उसके आयोजन के लिए भी कई कई वर्ष पूर्व जो है व्यवस्थाएं की जाती हैं, तैयारियां की जाती हैं, तो वो तैयारियां भी नहीं हो पाती हैं। यही वजह होती है कि उनमें 3 से ज्यादा वर्ष का गैप हो जाता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय आयोजन हेतु कम से कम 2 वर्ष की तैयारी, 2 वर्ष पूर्व जो है तैयारी करना शुरू किया जाए, या 2 वर्ष कम से कम तैयारी के लिए मिले। यदि अकादमी पूर्ण तैयारी के साथ कलाकारों को एक उचित मंच एवं वातावरण प्रदान करे, तो इस प्रदर्शनी के जो परिणाम हैं और भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। अकादमी की प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने की दिशा में अकादमी के जो निदेशक हैं, वो भी हर साल कई सार्थक प्रयास करते हैं।
हिंदी और इंग्लिश में जो समकालीन प्रकाशित की जाती है उसका भी वहां पर प्रकाशन होता है। इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा अकादमी जो है जो कार्य कर रही है, जो आगे ललित कला में वो बढ़ावा दे रही है, कंटेम्प्रेरी आर्ट में बढ़ावा दे रही है, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। फिर से अगर वो उसी अपने पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े और जो जिन लक्ष्यों को लेकर के वो साल वर्ष में एक बार निर्धारित करती है, उन लक्ष्य को अगर वो प्राप्त करती रहे, तो फिर से ऐसा नहीं है कि अकादमी उसमें जागरूकता नहीं ला सकती। एक बार फिर से जो है जागरूकता लाई जा सकती है, क्योंकि आज भी ललित कला अकादमी असंख्य कलाकारों की प्रेरणा का स्रोत एवं आकर्षण का विषय है। आज भी युवा कलाकार अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा में अपना वर्क करते हैं। कला शोधार्थियों के लिए भी अकादमी सहायक सिद्ध होती है। इसमें अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। इसकी आर्थिक कमी को अगर पूर्ण कर दिया जाए और संचालन में नियमितता लाई जाए, अकादमी के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन और दूरदृष्टि हो, तो बाजारवाद के इस युग में भी बहुत कुछ जो है किया जा सकता है। क्योंकि जो नहीं बिकता उसमें कल्पनाशीलता एवं प्रयोगशीलता होती है। जो नवीन प्रयोग होते हैं, एक ट्रेंड सा चल गया है, जिस तरह की पेंटिंग जिस तरह की समझ आ गई लोगों को, फिर वो उसी तरह की पेंटिंग बनती रहती है। धीरे धीरे जो है, जो नए नए जो प्रयोग होने चाहिए वो प्रयोग होने बंद हो जाती है। और अगर उसमें जिसमें ज्यादा प्रयोग होते हैं तो वो जल्दी समझ में भी नहीं आती, और वही पेंटिंग जो है वो बिकने के लिए से रह जाती है। कलाकारों का अभी भी एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसे अभी भी अकादमी का प्रोत्साहन चाहिए और उसका समर्थन भी चाहिए। अब देखते हैं लखनऊ स्थित राज्य ललित कला अकादमी। आधुनिक भारतीय कला जगत में लखनऊ राज्य ललित कला अकादमी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुआ। यह छतर मंजिला और हाईकोर्ट के मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर लाल बारादरी भवन में स्थित है, जो एक पुरातात्विक इमारत है। आरंभ में सिद्दीकी के नेतृत्व में वर्तमान समय में कला के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। अकादमी प्रति वर्ष प्रदेश के समस्त कलाकारों से कृतियां एकत्र कराती है, और जो चयनित उनमें से जो छाटी हुई कलाकृतियां हैं उनका जो प्रदर्शन भी करती है। उन कृतियों में से कुछ अति विशिष्ट कृतियों के कलाकारों को जो है सम्मान और पुरस्कार भी प्रदान करती है। यहाँ पर संकलित चित्राकृतियों में तैल, जल रंग, कोलाज, पेन, स्याही तथा ग्राफिक्स की विभिन्न तकनीकी जैसे एचिंग, वुडकट, सीरीग्राफ आदि तथा मूर्ति कला में टेराकोटा, लकड़ी, कांस्य, पीतल, एल्युमिनियम आदि के माध्यम जो है अपनाए जाते हैं। सभी तरह का काम यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ हर तीसरे वर्ष जो अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन भी होता है, जिसमें संपूर्ण देश के कलाकार भाग लेते हैं। और यहाँ पर भी जो कलाकृतियां चयनित होती हैं, जो सेलेक्ट की जाती हैं, कलाकारों की कृतियां, उनको फिर पुरस्कार भी दिया जाता है। अकादमी लोक कला के अतिरिक्त आधुनिक कला एवं व्यवहारिक कला को भी महत्व प्रदान करती है। इन कलाओं की प्रदर्शनी का आयोजन कर लास्ट में
पुरस्कार वितरण भी किया जाता है, अवार्ड शो होता है। इनके अतिरिक्त अकादमी अनेक गतिविधियों का संचालन भी करती है जो कि कलात्मक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये गतिविधियां हैं वरिष्ठ कलाकारों की जो आमंत्रित कलाकृतियां, दूसरा है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर क्षेत्रीय कला प्रदर्शनियों का आयोजन। तीसरी है अंतरराज्य विनिमय कला प्रदर्शनी का आयोजन, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कि कला जो पेंटिंग्स हैं वो जाकर के वहां पर प्रदर्शित की जाती हैं। कला जागरूकता हेतु श्रेष्ठ कृतियों का संग्रह कर समय समय पर उनका प्रदर्शन किया जाता है, उनकी पेंटिंग्स जो है एग्जिबिट की जाती है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना एवं प्रतिभाशाली कलाकारों को एकल प्रदर्शनी आयोजन हेतु उचित आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इस तरह की स्कॉलरशिप भी मिलती है जो कि अच्छे कलाकार होते हैं, उनकी फिर सोलो एग्जीबिशन आयोजित की जाती है। अकादमी द्वारा विशिष्ट कलाकारों, कला समीक्षकों, कलाविदों एवं इतिहासकारों को श्री सदस्यता प्रदान उनको सम्मान जो है प्रदान करती है। प्रतिवर्ष डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की स्मृति में जो व्याख्यान माला का आयोजन भी कराती है। अकादमी द्वारा राष्ट्रीय कला गोष्ठियों जो सेमिनार है, व्याख्यान एवं सेमिनार का लेक्चर्स और जो सेमिनार्स हैं उनका भी समय समय पर जो आयोजन भी करती है। कला पुस्तकालय वाचनालय के अतिरिक्त कलाकृतियों, कला पुस्तकों एवं छायाचित्रों की सुविधा भी प्रदान करती है। अन्य प्रादेशिक कला संस्थाओं, कलात्मक गतिविधियों हेतु भी ये संस्था अनुदान एवं मान्यता प्रदान करती है। सृजनशील कलाकारों को रचनात्मक कार्य हेतु सृजन करने की सुविधा एवं प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। अकादमी में 4 वेदिकाएं हैं, 4 जो है गैलरी है, इनमें से 2 एसी है। इनमें संकलित आधुनिक कलाकृतियों का श्रेष्ठ समृद्ध स्थायी संग्रह का जो है समय समय पर प्रदर्शन किया जाता है या इस तरह की जो है एग्जीबिशन कराई जाती है। यह प्रतिनिधि संग्रह है जिसमें प्रदेश के कला आचार्य या जो टीचर्स हैं, असित कुमार हालदर, ललित माधव सेन, वीरेश्वर सेन, सुधीर खास्तिगीर की कृतियों के साथ ही समकालीन कलाकारों एवं देश के ख्याति अर्जित कला आचार्यों जैसे नंदलाल बसु, यामिनी रॉय आदि की कृतियां भी यहाँ संग्रहित है। संग्रह की महत्ता के लिए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी द्वारा 275 कृतियां डॉक्टर सुधीर खास्तिगीर की प्राप्त लगभग 100 कृतियों का यहाँ पर विशेष योगदान है। यानी उन्होंने इतनी 275 राधा कमल मुखर्जी ने दी और सुधीर खास्तिगीर की 100 कृतियां यहाँ पर प्रदान की गई, वो रखी हुई हैं और वो एग्जिबिट समय समय पर की जाती है। अपने आरंभिक समय से लेकर वर्तमान तक यह अकादमी निरंतर कार्य करती रही है और प्रगति करती रही है। अकादमी की स्थापना के समय डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी आदि मनीषियों ने कला व कलाकारों के उन्नयन के लिए या विकास के लिए जो प्रयास किए थे वो सब अब फलीभूत हो रहे हैं। उनका एक विशाल जो उनके बीजारोपण किया, उनका एक विशाल वृक्ष के रूप में उसने रूप ले लिया है।
1962 से आज तक के समय में जिन महान कलाकारों व कलाविदों ने इस कलापट वृक्ष को जो सिंचित किया है या पल्लवित किया है, कला स्वीकृति के लिए उनकी जो सेवा हुई है, उन्होंने जो सेवा की है वो सभी अमूल्य है, उनका श्रम अमूल्य है। अगर वो इतनी कला परिश्रम ना करते, इतने सब प्रयोग ना करते, तो आज इतनी कृतियां जो है यहाँ पर एकत्र नहीं हो सकती थी। इसी की छाया में आज तक न जाने कितने कलाकारों को मान सम्मान मिला और नए नए आयाम जुड़े, कलाकारों को नई पहचान मिली। अतः राज्य ललित कला अकादमी एवं प्रभावशाली संस्था के रूप में निरंतर कठोर साधना कर अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। इसके द्वारा न सिर्फ कलाविदों एवं कला समीक्षकों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, बल्कि अनेक कला साधकों एवं कला विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन, उपयुक्त स्थल एवं आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। प्रदेश में दृश्य कलाओं के प्रति उत्साह एवं रुचि उत्पन्न करने वाली इस संस्था ने कला साधकों में सृजन भावना को भी जागृत किया है। अब देखते हैं सैफ्रॉन आर्ट गैलरी। मुंबई स्थित सैफ्रॉन आर्ट गैलरी का यहाँ उल्लेख करना इसकी प्रतिष्ठा को बताता है कि वर्तमान समय में जब आधुनिक कला में इतनी गहरी प्रतिस्पर्धा है, होड़ है, तथा वर्तमान कलाकार अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है, बराबर प्रयास कर रहा है, तब यह गैलरी उन कलाकारों को उनकी व्यक्तिगत पहचान दिलाने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित कराती है। यह संस्था कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली परिपक्व संस्था के रूप में अब जानी जाती है। इसका बहुत नाम हो चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय चित्रकारों की श्रेष्ठ कृतियों का संग्रह कर उनकी प्रदर्शनी लगाना तथा उनकी कृतियों की नीलामी करना है, ऑक्शन हाउस की तरह। आधुनिक पद्धति की यह संस्था कलाकृतियों का दर्शकों से सीधा संपर्क स्थापित कराती है। यहाँ पर दर्शक एवं अन्य कला प्रेमी वेबसाइट के जरिए इस प्रदर्शनी में सम्मिलित होने वाली कृतियों की संख्या, उनके विषय क्या क्या टाइटल है, उनकी कितनी जो है कितना अमाउंट है, वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी ले सकते हैं। प्रदर्शनी में जो शामिल होने वाली कृतियां हैं, उनके विषय, मूल्य एवं जो भी उनका माध्यम है, मीडियम है, उसकी सारी डिटेल वेबसाइट पर मिलती है। इस संस्था ने भारतीय कला को अंतरराष्ट्रीय कला बाजार में प्रस्तुत कर महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है एवं कलाकारों को विश्व स्तरीय ख्याति दिलाई है। सैफ्रॉन आर्ट गैलरी की एक शाखा जो है न्यूयॉर्क में भी है तथा इस संस्था की प्रतिष्ठा क्रिस्टी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से भी कम नहीं आंकी जा सकती। मुंबई स्थित सैफ्रॉन आर्ट गैलरी ने 2003 में सूजा का एक बड़ा संग्रह, जो एक कृतियों, उसकी कलाकृतियों का विशाल संग्रह जो था, उसको प्रदर्शित किया था। इस संग्रह के साथ ही अन्य कलाकारों की कृतियों का भी प्रदर्शन हुआ। 2005 में न्यूयॉर्क के स्थित सैफ्रॉन आर्ट गैलरी में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार लक्ष्मा गौड़ की मूर्तिकला एवं कागज पर निर्मित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही नीलामी भी की गई। यह संस्था सदैव कला में आधुनिकता को महत्व प्रदान करती है। यहाँ पर राम कुमार जैसे अनेक बड़े कलाकारों की कृतियों का
का प्रदर्शन भी किया जाता है, उनकी कृतियों का, और उनकी ऑक्शन भी किया गया है। नीलामी विश्व के बड़े बड़े शहरों जैसे हांगकांग, लॉस एंजलिस तथा न्यूयॉर्क जैसे शहरों में होने के कारण बड़ी मात्रा में धनराशि कमा चुकी है। 2004 में हुई नीलामी में लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का जो बिजनेस किया गया था, जो निस्संदेह कंटेम्प्रेरी आर्ट एवं आर्टिस्ट के लिए बड़ी ही खुशी एवं प्रेरणादायक समाचार है। यह गैलरी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई तथा जेजे स्कूल ऑफ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से भी जुड़ी हुई है, जो कुछ नए कलाकारों को अपने साथ जोड़कर सोलो एवं ग्रुप एग्जीबिशन भी कराती है। इसके साथ साथ सेमिनार का आयोजन भी कराती है। इसके साथ ही साथ ये पुस्तकों का प्रकाशन भी कराती है, संपादन भी करती है। भारत में फर्स्ट डिजिटल आर्ट गैलरी बड़ौदा के अमिताभ दास तथा नंदिनी गांधी द्वारा बनाई गई इस सैफ्रॉन आर्ट गैलरी को अंडरग्राउंड का नाम दिया गया है। इस गैलरी में 2500 से ज्यादा डिजिटल पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। अब देखें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र लखनऊ। लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित राष्ट्रीय ललित कला केंद्र का शिलान्यास 12 फरवरी 1980 को श्री राम निवास मिर्धा के द्वारा किया गया था। सन 1983 के आरंभ में ये भवन बनकर के पूर्ण तैयार हो गया था। 30 अप्रैल को राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर छापा कला, प्रिंट मेकिंग, चित्रकला, मूर्तिकला एवं इसके साथ टेराकोटा जो मृत्तिका शिल्प है आदि की भी कार्यशालाएं आयोजित होती है। यहाँ पर छात्र छात्राएं आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो जो टेराकोटा का काम होता है वहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर अपना अभ्यास करते हैं। कला अभ्यास हेतु यहाँ पर उपयुक्त मशीनों एवं उपकरणों की भी व्यवस्था है। यहाँ बहुउद्देशीय हॉल, अतिथि गृह एवं कार्यालय के उपयोग हेतु दो बड़े कक्ष निर्मित हैं। अध्ययन हेतु यहाँ पर बहुत सारी जो बुक्स हैं उसका भी संकलन है। कला प्रेमी यहाँ से बुक्स को खरीद भी सकते हैं। यहाँ के कलाकार स्वनिर्मित कलाकृतियों को कम कीमत पर क्रय कर लोगों को आकर्षित करते हैं। बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट ना सही, थोड़ा ही अमाउंट सही, लेकिन लगातार पेंटिंग्स जो है वहां से सेल होती रहती है। यह कला केंद्र न सिर्फ अपने प्रदेश के कलाकारों को अपनी कला गतिविधियों से प्रभावित करते हैं, बल्कि अन्य प्रदेशों के कलाकार भी इनसे लाभान्वित होते रहते हैं। सामान्य गतिविधियों से हटकर यह संख्या कम भले ही होती हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां जो है उत्साहवर्धक होती है। यद्यपि यह कला केंद्र व्यवस्थित, सक्रिय एवं प्रसिद्ध है, परंतु अभी इसे अपने प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों तक विस्तार की जो है आवश्यकता है। दिल्ली का जो है शिल्पी चक्र, इसके बारे में देखिए। भारत के विभाजन के समय शारदा चरण उकील तथा कला विद्यालय, शारदा चरण उकील कला विद्यालय एवं अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प समाज आईफेक्स, ऐसी दो ही संस्थाएं थी जो कला के प्रचार प्रसार से अपनी भूमिका निभा रही थी। उसका लगातार जो है कला का प्रचार प्रसार कर रही थी।
दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो आर्ट डिपार्टमेंट है, इसके अतिरिक्त दिल्ली का जो आर्ट पॉलिटेक्निक का जो आर्ट डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसी संस्था थी जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा उनके नियंत्रण में थी, उनके सहयोग से की गई थी। आईफेक्स संस्था उस समय दिल्ली क्षेत्र की ऐसी संस्था थी जिस पर यहाँ के कलाकार पूरी तरीके से निर्भर रहते थे। उस समय अधिक व्यावसायिक कला दीर्घाएं या गैलरीज न होने के कारण यहाँ अधिक मात्रा में कलाकारों का लगातार आना जाना, कार्य करना लगा रहता था। इस समय आईफेक्स संस्था के तत्कालीन सदस्यों में कंवल कृष्ण कुलकर्णी तथा प्राणनाथ मागो ने 1949 में एक अन्य कला संस्थान के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव रखा था, परंतु बैठक में इन कलाकारों के प्रस्ताव की अपेक्षा ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ फाइन आर्ट्स तथा अन्य संस्था को जो भारतीय कला का प्रचार प्रसार करती थी को अधिक समर्थन मिला। समर्थन और सहयोग न मिलने के उपरांत इन कलाकारों ने आईफेक्स संस्था से त्याग पत्र दे दिए थे। 25 मार्च 1949 को इन कलाकारों ने भावेश चंद सान्याल, धनराज भगत के सहयोग से दिल्ली शिल्पी चक्र नामक संस्था की दिल्ली में स्थापना की थी। भावेश चंद सान्याल इस संस्था के जो है प्रमुख मुखिया थे। इन कलाकारों के अलावा इस चक्र में शामिल होने वाले जो कलाकार थे उनमें जयाप्पा स्वामी, दमयंती चावला, हरे कृष्ण लाल, केसी आर्यन, दिनकर कौशिक, ब्रजमोहन भनोत तथा श्रीनिवास पंडित, जिन्होंने अपनी कलात्मक व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस संस्था को सार्थक बनाने का भरसक प्रयास किया। दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों ने अपनी कृतियों की अपने ही शहर में, जैसे कई उसके शहर के कई जगहों पर, जैसे चांदनी चौक, करोल बाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी आदि अनेक स्थानों पर जो है एग्जीबिशन लगाई। इस पर उन्हें दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया एवं कला समीक्षकों का प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार चक्र ने अपनी अच्छी शुरुआत की और बाद में चक्र का विस्तार होता चला गया। चक्र के लोगों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं भी प्राप्त हुई। चक्र की बढ़ती लोकप्रियता एवं सक्रियता से इसमें सम्मिलित जो कलाकार हुए उनमें आगे चलकर कई अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बने, जिनमें राम कुमार, सतीश कुमार गुजराल, देवयानी कृष्ण, बरूटा स्वामीनाथन, बिशंबर कुमार, राजेश मेहरा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, अनुपम सूद तथा अर्पिता सिंह है। चक्र के संचालकों का मुख्य उद्देश्य उस समय की धीमी पड़ती कला को गति प्रदान करना था, नई कलात्मक गतिविधियां करना एवं नए कलाकारों को एकत्रित होने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इसके माध्यम से वे सामाजिक उत्थान तथा रचनाशीलता को बढ़ावा देकर नवीन कला के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते थे और अपने इस उद्देश्य में वो सफल भी हुए। चक्र ने प्रतिवर्ष वार्षिक कम से कम एक बार जो वार्षिक प्रदर्शनी जो है आयोजित करनी आरंभ की, और जहां प्रतिवर्ष चक्र से बाहर के एक नए कलाकार को उसमें आमंत्रित किया जाता। चक्र अपनी गतिविधियों एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी सहायता प्रदान करता था, जैसे असम की विनाशकारी बाढ़,
जिसके लिए बहुत सारा धन उन्होंने इकट्ठा किया था। इसी प्रकार चक्र ने क्रय हेतु एक एजेंसी का निर्माण किया। अतः मैसर्स धूमिमल धर्मदास के श्री राम बाबू की सहायता से 7 अक्टूबर 1949 7 अक्टूबर 1949 को भारत में अपनी ही तरह की पहली कला दीर्घा का उद्घाटन कनॉट प्लेस के अहाते में किया गया। यह एक जो है महत्वपूर्ण कदम था, जिसका श्रेय चक्र एवं उसके सदस्यों को दिया जाता है। हालांकि दीर्घा से ये जल्दी ही अलग हो गए। शिल्पी चक्र प्रदर्शनियों, कला गतिविधियों एवं संस्थाओं की कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण एवं निरीक्षण करने के साथ साथ कला तथ्यों पर चर्चा और परिचर्चा भी करता था, जिसमें कला एवं संस्कृति के संबंधों को हमेशा ध्यान में रखा जाता था। इस गोष्ठी में कलाकारों के अतिरिक्त जागरूकता का संचार होता था, क्योंकि कलात्मक जागरूकता ही आगे जाकर के कला उन्नति का आधार बनता है। बाद में F19 शंकर मार्केट में चक्र ने अपना स्थायी केंद्र बनाया। यहाँ पर कला प्रदर्शनी का वार्षिक महोत्सव एवं संगोष्ठियों का नियमित रूप से आयोजन होने लगा। यहाँ के कलात्मक कार्यों में प्रिंट मेकिंग, स्केचिंग आदि प्रमुख थे। शिल्पी चक्र द्वारा निरंतर कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जहाँ कलाकारों ने पहली बार कला प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें इनमें से कंवल कृष्ण अपनी 10 विशिष्ट जल रंग निर्मित चित्रों के साथ दूसरे जाने माने कलाकार भावेश सान्याल भी अपनी नवीनतम कृतियों के साथ उपस्थित हुए थे। इनके अतिरिक्त हरि कृष्ण लाल, दमयंती चावला, मागो, मनमोहन भनोत, राम कुमार, देवयानी कृष्ण, धनराज भगत आदि कलाकार भी अपनी कलाकृतियों के साथ सम्मिलित हुए थे, जिसमें भावेश कुमार सान्याल की पिलग्रिम्स तथा बफेलो और दमयंती चावला की गर्ल विद अ पिक्चर, वॉशरवुमेन और प्राणनाथ मागो की मूनलाइट आदि मुख्य कृतियां थी। शिल्पी चक्र के सदस्यों ने अपनी दूसरी प्रदर्शनी का आयोजन 12 नवंबर 1949 को किया। यह प्रदर्शनी 20 नवंबर तक चली। इस प्रदर्शनी में शिल्पी समूह की निष्ठा भावना तथा स्व आलोचना और कुछ रूप रचकर आधुनिकता की ओर बढ़ने की भावना को प्रकट किया गया। 11 अप्रैल 1951 को शिल्पी चक्र का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां पर अनेक कृतियां कलाकारों की संवेदनशीलता को प्रदर्शित कर रही थी, जिनके विषय मानव जीवन की निराशा, दुख, श्रम की पीड़ा, सामाजिक हिंसा आदि भावनाओं का मर्मांतर अभिव्यक्ति की गई थी। प्रदर्शनी में रचनाशीलता, मौलिकता तथा सौंदर्यात्मक गुणों की कुछ कमी थी, बल्कि कलाकारों की उन्मुक्त मानसिकता एवं स्वतंत्र विचारों की संवेदनशील अभिव्यक्ति भी यहाँ पर देखने को मिली थी। 27 फरवरी 1957 को कलाकारों द्वारा उत्तेजना फैलाने वाली रेखांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में चित्रों की कीमतें, जो पेंटिंग्स की जो कीमतें थी, इतनी कम थी कि मध्यम वर्ग भी उनको खरीद सकता था। सत्रह मार्च 1951 को चक्र द्वारा राजधानी के प्रतिष्ठित कलाकारों के जो
पेंटिंग्स थी, इनको लेकर के एक प्रदर्शनी का फिर से आयोजन हुआ, जिसमें कंवल कृष्ण, सतीश गुजराल, भावेश शान्याल, कुलकर्णी, कौशिक, धनराज भगत आदि की पेंटिंग्स को भी प्रदर्शित किया गया। शिल्पी के कलाकारों की शैलियों ने युवा वर्ग को अपनी ओर बहुत आकर्षित किया एवं नए नए प्रयोग करने की प्रेरणा दी, जिससे देश में हुए आकस्मिक परिवर्तनों एवं घटनाओं से प्रभावित कलाकारों को भी एक तनाव मुक्त खुला वातावरण मिला, जहां उनकी कलात्मक कल्पना और परिपक्व तथा सक्षम हुई। यद्यपि यह चक्र अब अस्तित्व में नहीं है, फिर भी भारत में कला की शुरुआत करने वाली ये पहली संस्था थी जिसने समकालीन कला को आगे बढ़ाने में या नए नए प्रयोग करने में सहयोग दिया। इस संस्था के प्रयास से ही कलाकारों को अनेक कला दीर्घाएं एवं कला संस्थान उपलब्ध हुए। अब देखिए बड़ौदा का जो ललित कला संकाय है उसका क्या योगदान है। 1950 में चित्रकला शिक्षा के लिए कला भवन जैसी संस्था की स्थापना अपने तरह की यह पहली संस्था थी जो वर्तमान में कला का मुख्य संस्थान बन गई है। देश के बड़े बड़े कलाकारों ने संस्थान को स्थापित करने एवं कलाधारा को आगे बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। इस संस्था की स्थापना सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी। इस ललित कला संकाय में चित्रकला, मूर्तिकला, मुद्रण कला जैसी विधाओं की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त म्यूजियोलॉजी विभाग भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। सभी के लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात कही जाएगी कि बड़ौदा कला संस्थान ने यहाँ के छात्रों के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जिसमें इन छात्रों को कम उम्र में ही राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, आरा हुसैन तथा कृष्ण खन्ना जैसे राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से मिलने, उनसे प्रेरणा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भेंट वार्ता निसंदेह विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी एवं प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। संस्थान में छात्रों को पुराने प्राचीन भारतीय, पूर्वी तथा पाश्चात्य सभी क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। इस दौरान कला के स्वरूप के साथ साथ तकनीकी तथा तथ्यों पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों एवं शिक्षक अधिक से अधिक कला संकाय में जो अपना कार्य करने में समय जो है व्यतीत करते हैं। इससे शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य एक सौहार्द का भाव भी उत्पन्न होता है। वे आपस में सहयोग की भांति रहते हैं और निरंतर प्रयोग करते रहते हैं। इस प्रकार छात्रों को अपने ऊपर कोई अनुचित दबाव भी महसूस नहीं होता और वो स्वतंत्र होकर के कार्य भी कर पाते हैं। सन 1961 से फाइन आर्ट्स फेयर नामक वार्षिक मेले का भी यहाँ आयोजन होता है, जिसकी ख्याति भारत के अन्य क्षेत्रों सहित अहमदाबाद तथा मुंबई में भी। चित्र, मूर्ति शिल्प, ग्राफिक्स तथा सिरेमिक जैसी विधाओं की अनेक अद्भुत कलाकृतियां जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, जिन्हें देखने के लिए देश के कोने कोने से दर्शक यहाँ आते हैं। कृतियों के क्रय से संचित धनराशि को छात्र हित में प्रयोग किया जाता है। धनराशि को जो है स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का भाग न होने के कारण यह संकाय सदैव धनराशि से जो है पिछड़ जाता है, वंचित रह जाता है।
छात्रों की प्रतिभा के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा फिर भी इसने नहीं होने दी। यह व्यवस्था यहाँ की कार्यप्रणाली के कुशल संचालन को जो है प्रदर्शित करती है कि यद्यपि यहाँ पर कोई फंड की व्यवस्था नहीं है कि ज्यादा कुछ ऐसा फंड हो, लेकिन फिर भी लगातार वो प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई समस्या न होने पाए। 1950 के समय बड़ौदा की आधुनिक कलाकारों जो है घनवादी था, का उसका प्रभाव दिखता था, जिसकी झलक हमें यहाँ के चित्रकार श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे एवं मूर्तिकार शंकर चौधरी, सुब्रामण्यम, जयराम पटेल तथा गुलाम मोहम्मद शेख के जो कृतियां हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। इनके अतिरिक्त यहाँ के अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं उनमें है शांति दवे, किशोरी कौल, बेवान सुंदरम, मृणालिनी मुखर्जी, नीलिमा शेख, महेंद्र पांड्या, राघव कनेरिया, नागजी पटेल, बलवीर लतिका कट, रिनी धूमल तथा रेखा रॉडविथ। छापा कला के भारत में विस्तृत रूप धारण कर लेने के कारण कला को इस क्षेत्र में अब अनेक संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। बड़ौदा कला संकाय के ग्राफिक्स एवं फोटोग्राफ से संबंधित वहां पर अनेक कार्य जो है किए गए और इस कला को सीखने के लिए यहाँ पर आरंभ से ही ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट अच्छी तरह से यहाँ पर सीख पाए। चित्रकला, मूर्तिकला और व्यवहारिक कला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि तो यहाँ थी ही। अब कला, इतिहास, ग्राफिक आर्ट्स, कला समीक्षा, भित्तिचित्र यानी म्यूरल आदि विषयों में भी जो है मास्टर्स की डिग्री, इसके साथ साथ रिसर्च की भी व्यवस्था की गई है, जहां भारतीय, एशियाई तथा पश्चिमी देशों के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखें कि सरकार जो है, सरकार का जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, जो सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय है, वो किस तरीके से कलाकारों की सहायता करता है, किस तरीके से उन्हें हेल्प करता है। संस्कृति के तत्वों में मीडिया, फिल्में, संगीत, हस्तकला, दृश्य कलाएं, मंच कलाएं, साहित्य, विरासत प्रबंधन, सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक उद्योग और सेवाएं आदि सभी शामिल हैं। सांस्कृतिक विकास में अन्य बातों के साथ साथ मूर्त एवं अमूर्त संस्कृति दोनों के क्षेत्र में शामिल होते हैं। मंत्रालय के कार्यात्मक स्पेक्ट्रम में बुनियादी स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करने से लेकर जो इंटरनेशनल लेवल के जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, वो भी इसका बड़ा कदम होता है कि इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। जो लक्ष्य होते हैं इसके, वो है देश की विरासत, प्राचीन स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों का जो है संरक्षण किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। साहित्य, दृश्य और मंच कलाओं का जो है संवर्धन किया जाए, उनको विकसित किया जाए और उनका प्रचार प्रसार किया जाए। जो अभिलेखीय रिकॉर्ड हैं और अभिलेखीय पुस्तकालय हैं, उनके रख रखाव का भी ध्यान रखती है, उनको संरक्षण देती है। सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में भी ये मंत्रालय जो है अनुसंधान और विकास के लिए फंड देता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हस्तियों एवं घटनाओं की शताब्दी और वर्षगांठ
जो है वो भी ये मनाने के लिए जो है फंड देती है। विदेशों के साथ साथ सांस्कृतिक करार जो अनुबंध होते हैं उनके सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु उनका भी आयोजन करती है या उनका भी क्रियान्वयन कराती है। इसका जो प्रशासनिक ढांचा है उसको हम देखें तो मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे में सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न ब्यूरो तथा प्रभाग हैं इसके जो कि कार्य करते हैं। इसके 2 संबद्ध कार्यालय, 6 जो है अधीनस्थ कार्यालय और 33 जो है स्वायत्त संगठन है जिनका वित्त पोषण पूर्णतः सरकार के द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त 2 मिशन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक एवं पुरावशेष मिशन है। भारत की प्राचीन संस्कृति विरासत के संरक्षण हेतु और कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय विविध समकालीन सृजनात्मक कलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने और उनके प्रचार प्रसार के लिए भी जो है फंड देता है। इसके जो कार्यालय हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है वो भी न्यू दिल्ली में है और एक जो इसका कार्यालय है वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि लखनऊ में है। अब देखें स्वायत्त शासित जो संगठन है जो कला के लिए कार्य करते हैं उसमें है नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय जो कि न्यू दिल्ली में है, संगीत नाट्य अकादमी जो है वो भी न्यू दिल्ली में है, साहित्य अकादमी वो भी न्यू दिल्ली में है, ललित कला अकादमी वो भी न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये भी न्यू दिल्ली में है, सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र ये भी न्यू दिल्ली में है, इलाहाबाद संग्रहालय ये इलाहाबाद में है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कोलकाता में है, भारतीय संग्रहालय ये भी कोलकाता में है, एशियाटिक सोसाइटी ये भी कोलकाता में है, सालारजंग संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थित है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में स्थित है, चेन्नई में है कला क्षेत्र प्रतिष्ठान और नव नालंदा महाविहार ये नालंदा में है और न्यू दिल्ली में एक और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कोलकाता में इसके अतिरिक्त एक और है पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद में है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर में भी है, पटियाला में भी है जिसका नाम है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला। अभी एक और है इसमें जो संग्रहालय है जो महत्वपूर्ण है जो है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय। 1949 में स्थापित देश के प्रमुख संग्रहालयों में से एक है राष्ट्रीय संग्रहालय। इसके मुख्य जो क्रियाकलाप हैं उनमें कला और संस्कृति पर जो है प्रकाशन निकालना, जो भी पुस्तकों का प्रकाशन किया है उनका प्रकाशन निकालना, कला वस्तुओं का अधिग्रहण करना, जो भी कलात्मक वस्तुएं हैं उनको ये ग्रहण करती है, उनको खरीदती है और उनको अपने पास संरक्षित रखती है, उनका संरक्षण करना। तीसरा है जो प्रदर्शनियां हैं उनका आयोजन करना, तो ये जो है शो भी आयोजित करते हैं। संग्रहालय भारतीय मूर्तियों तथा काष्य वस्तुओं की उत्कृष्ट प्रदर्शनी की प्रतिलिपियों का निर्माण, जो भी ऐसी मूर्तियां हैं या जो कांसे की मूर्तियां हैं या जो पत्थर की जो भी है मूर्तियां हैं, जो उत्कृष्ट मूर्तियां हैं उनकी प्रतिलिपियां किस तरीके से तैयार की जाए, तो ये जो संग्रहालय है इस तरह की प्रतिलिपियों का भी निर्माण कराता है। ऑडियो विजुअल जो भी
क्रियाकलाप हैं जो भी संग्रह करने हैं के लिए, वो जो तैयार कराने हैं, वो भी ये दृश्य श्रव्य तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप हैं उनका संग्रह करना है, उसके लिए भी कार्य करती है। रिप्रोग्राफी केंद्र की स्थापना भी की है इन्होंने। वर्तमान में संग्रहालय के संकलन में मानव अस्तित्व के प्रागैतिहासिक समय से लेकर के उत्कृष्ट कला की करीब करीब 2.06 लाख, करीब 2 लाख से ऊपर की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर संग्रहित हैं। ये संग्रहालय में, इस संग्रहालय में 31 जो है वीथिकाएं हैं, गैलरी जो है 31 है। राष्ट्रीय संग्रहालय इलाहाबाद। इलाहाबाद संग्रहालय, जिसे भारत सरकार के द्वारा 1986 में अपने अधिकार में लिया गया था, संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। संग्रहालय के जो मुख्य रूप से कार्य हैं वो हैं कला वस्तुओं का प्रापण, वीथिका और आरक्षित भंडारों का पुनर्गठन, जहां पर उनका स्टोरेज किया जाए। इलाहाबाद संग्रहालय आम जनता तथा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए सेमिनार, वर्कशॉप तथा एग्जीबिशन भी आयोजित करता है। इसमें अब देखें विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। कंटेम्प्रेरी कला के लिए जो है समकालीन कला संग्रहालय सहित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने स्वतंत्रता संग्राम के समय के कला इतिहास का चित्रण करने की अवधि के संगत सामग्री और आंकड़े संग्रह करना जारी रखा। यह संग्रहालय गैर भारतीय मूल के, जो भारत से बाहर के हैं, उनके तैलचित्रों में जो कुछ कमी आ गई है उसका भी पुनरुत्थान करने का कार्य करती है। भारतीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय भारतीय संग्रहालय वीथिकाओं के पुनर्गठन तथा नवीकरण एवं तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक डाटा उपलब्ध करने में ही लगा हुआ है। इसमें कला वस्तुओं एवं मूर्तियों के जो है अनेक संग्रह हैं।
हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। 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 एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसा अद्वितीय संस्थान है जिसमें सभी साहित्यिक एवं वैज्ञानिक क्रियाकलापों के एक मुख्य स्रोत के रूप में काम किया है, जिसमें सरकार ने सोसाइटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है घोषित किया है। सोसाइटी अद्भुत एवं विधिक विषयों के अनुसंधान में कार्य करती रही है। विभिन्न विषयों से संबंधित जो है वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, एग्जीबिशंस, सेमिनार और लेक्चर्स का है आयोजन करती है। राष्ट्रीय कला इतिहास संरक्षण एवं संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के तहत पूर्णतः वित्त पोषित इस स्वायत्त संस्थान की स्थापना एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसे 1989 में सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया, इसके समतुल्य। यह कला इतिहास, कला वस्तुओं के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के क्षेत्र में संग्रह करना तथा पुरातत्वीय स्थलों में उनके प्रदर्शन तथा रख रखाव के क्षेत्र में कार्य करता है, प्रशिक्षण देने का भी काम करता है और उसके
उस क्षेत्र में एक ये विशिष्ट संस्थान साहित्यिक विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा पीएचडी का पाठ्यक्रम भी जो है आयोजित करता है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की संकल्पना को क्षेत्रीय सीमाओं से आगे सांस्कृतिक संबंधों का प्रसार करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है। इसका लक्ष्य स्थानीय संस्कृतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उसको बढ़ाना है और साथ ही यह दिखाना है कि संस्कृतियां किस प्रकार पहले क्षेत्रीय पहचानों में और अंततः भारत की सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विविधता को अपने अंदर समेटती है। इन केंद्रों ने स्वयं को समग्र देश में संस्कृति के संवर्धन, उसका संरक्षण तथा प्रसार के क्षेत्र में मुख्य एजेंसी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। मंचीय कलाओं के संवर्धन करने के अलावा ये केंद्र साहित्यिक तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत स्थापित 7 जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिनमें है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है उदयपुर तथा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर तथा दक्षिणी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर। सांस्कृतिक केंद्रों के सांस्कृतिक संपर्क के अनुरूप एक से अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की सहभागिता, क्षेत्रीय केंद्रों की संरचना तथा एक मुख्य विशेषता है ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रमुख स्कीमों जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, लुप्त हो रहे कला रूपों का प्रलेखन, रंगमंच सुदृढ़ीकरण, गुरु शिष्य परंपरा, शिल्पग्राम, भागीदारी तथा गणतंत्र दिवस लोक नृत्य उत्सव और शिल्प मेले के आयोजन के क्रियान्वयन का कार्य भी करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति निधि एनसीएफ के स्थापना धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1890 के अंतर्गत भारत सरकार के 28 दिसंबर 1996 की गजट अधिसूचना जारी करने के माध्यम से ही की गई थी। एनसीएफ की स्थापना भारत की सांस्कृतिक विरासत मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के संवर्धन, संरक्षण, परिरक्षण के प्रयास में नियमित क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकार, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र तथा व्यक्तियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने, प्रदर्शित करने के लिए करती है। मंत्रालय की कुछ और स्कीमें हैं जो कि कला को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इससे संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय व स्वायत्त संगठनों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यकलापों के अतिरिक्त वर्तमान में 26 सहायता अनुदान स्कीमें हैं जिन्हें मंत्रालय के द्वारा सीधे कार्यान्वित किया जाता है, जिनमें 11वीं योजना के दौरान अनुमोदित नई स्कीमें और मंत्रालय द्वारा की गई एमटीए कवायद में प्रस्तावित नई स्कीमें शामिल हैं। ये स्कीमें इस प्रकार हैं, जैसे सांस्कृतिक संगठनों के लिए भवन का अनुदान प्रदान करती है, विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी देती है, मंच साहित्य तथा प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में प्रतिभाशाली कलाकारों को वरिष्ठ व कनिष्ठ जो है छात्रवृत्ति मिलती है,
संस्कृति के संबंधित नए क्षेत्रों में जो सीनियर और जो जूनियर है, जूनियर फेलोशिप है, वो भी देती है। वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रवृत्ति, अध्येता वृत्ति। साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हैं तथा उनके आश्रितों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि का गठन भी करती है। सांस्कृतिक कार्यकलापों के में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को शोध सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बाल परिसर सहित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना के लिए जो है फंड भी प्रदान करती है। अमूर्त विरासत तथा सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में सुरक्षा तथा अन्य निरोधात्मक उपायों के लिए भी ये बहुत सारी स्कीम चलाती है, उनको भी फंड प्रदान करती है। सांस्कृतिक विरासत स्वयं सेवक स्कीम भी चलाती है, जो कि आर्टिस्ट हैं जो इस संस्कृति के आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये फंड प्रदान करती है। सांस्कृतिक उद्योगों के लिए भी पायलट स्कीम है इसके पास, उस पायलट स्कीम को भी ये चला रही है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ज्ञान संस्थाओं के तन्य नियुक्ति के लिए विद्वानों को फेलोशिप जो है जिसका नाम है टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्रोत अध्येता वृत्ति, वो भी प्रदान करती है। और संस्कृति मंत्रालय क्या मदद करता है, क्या हेल्प कर रहा है, वो राष्ट्रीय राज्य नाट्य विद्यालयों के गठन की स्कीम है उसके पास। कला संस्कृति संबंधी दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए बहुत सारी स्कीम है उसके पास। राज्य अकादमी के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम, उत्कृष्ट केंद्रों के गठन की स्कीम, कोलकाता और चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के गठन जो है होने हैं या करती है, उसके गठन की स्कीम। भारतीय सांस्कृतिक जीवंत तथा विधिक, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए भी स्कीमें निकालती है। भारतीय संस्कृति और विरासत को समर्पित पत्रिकाओं और जर्नल के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम भी चलाती है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो सहायता अनुदान स्कीम है उसका भी ये चलाने का प्रयास करती है, बराबर चलाती है। बड़े पैमाने पर संग्रहालयों की स्थापना के लिए भी ये वित्त प्रदान करती है। इंटरनेट पर मौजूद संग्रहालय संग्रहों की जो सूची है और जो छवियां बनाने के लिए भी संग्रहालय संग्रहों के डिजिटलकरण के लिए, उसके डिजिटलाइजेशन के लिए भी जो है ये फंड प्रदान करती है। संग्रहालयों के व्यवसायिकों के लिए क्षमता निर्माण तथा उनके प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण के लिए जो फंड होना चाहिए उनके स्पेशलाइजेशन के लिए, वो भी फंड प्रदान करती है। राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग की स्थापना के लिए भी ये फंड देती है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सांस्कृतिक विषयों संबंधी सेमिनार, उत्सवों, प्रदर्शनियों के लिए भी तथा विदेश जाने वाले कलाकारों और सांस्कृतिक व्यवसायिकों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, उनके लिए भी फंड्स अरेंज करती है। अध्ययन और
नृत्य, संगीत, नाटक जैसे किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति को सीखने की इच्छा रखने वाले उन विदेशी मेहमानों के लिए भी फंड प्रदान करती है जो कि भारत से बाहर के हैं लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर रुचि रखते हैं, उन चीजों को सीखना चाहते हैं, चाहे वो कला का कोई क्षेत्र, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, नाटक, कोई भी कला हो, वो जो हमारी संस्कृति के अंदर इंटरेस्ट रख रहा है, जिसको सीखना चाहता है, अगर उसके पास फंड नहीं है और वो फंड चाहता है तो उसके लिए भी फंड प्रदान करती है। उपरोक्त सरकारी नीतियां बनाने के उपरांत भी उनका कितना क्रियान्वयन होता है, ये बात की बात है। कुछ ऐसी जगह है जहां सरकारी या सांस्कृतिक व कला मंत्रालय की सहायता बहुत कारगर हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार और मंत्रालय इस बात को समझे कि जो पैसा है वो कलाकारों के विकास के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए खर्च किया जाए। सभी सरकारी अकादमी परिषदों को स्वायत्त शासन होना चाहिए। उनका गठन जो है जनतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। सरकार द्वारा उनके सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उनका जो कार्यभार है उन्हीं लोगों के लिए सौंपना चाहिए जो कि उस फील्ड के हो। किसी और फील्ड का व्यक्ति यदि उस व्यक्ति कला के अंदर दखल देता है तो वो शायद उतना अच्छी तरह काम ना कर पाए जितना उस फील्ड में रह करके, उस फील्ड का जो व्यक्ति है उसी जगह पर रह करके वो उसके विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकता हो। भारत भवन भोपाल, लंदन, कोलकाता की भांति सभी बड़े शहरों में कला केंद्रों की स्थापना हो जहां पर उचित दर पर सारे सामान जो उपलब्ध कला के हेतु चाहिए वो सामान जो है उचित दर पर वहां पर उपलब्ध हो जाए। अभी जो दीर्घाएं हैं उनके जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, कमीशन अमाउंट जो उनका बहुत ज्यादा है। कई बार तो कलाकार की इतनी हैसियत भी नहीं होती कि महंगी कला सामग्री को जुटाने के साथ साथ इन दीर्घाओं का किराया भी जो है अपने पास से निकाल पाए। अतः दीर्घाओं को भी अपनी कीमतें थोड़ी घटानी चाहिए। नए आधुनिक तथा सुसज्जित दीर्घाएं बनाई जाए तथा उनकी देखभाल एक स्वशासी निकाय के हाथ में हो। गांवों, कस्बों के साथ छोटे शहरों में भी पुस्तकालयों की स्थापना की जाए जहां खुले व बंद जो ऑडिटोरियम हो वहां हो, जहां पेंटिंग एग्जिबिट करने के लिए समुचित व्यवस्था हो। इनमें विभिन्न जो वर्कशॉप है, विविध तरह की वर्कशॉप कराई जाए। इनकी स्थापना के बिना सांस्कृतिक उत्थान जो है वो तो संभव ही नहीं। ये बन भी जाए तो उनका रख रखाव जो है वहीं के जो लेखक हैं, कलाकार हैं, कलाकारों की समिति एक बनाई जाए, उसके हाथ में ही रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में साहित्यिक एवं कला के संरक्षण के लिए सरकार जो है सृजन की स्थापना सुनिश्चित करानी चाहिए सरकार को तथा गतिविधियों के आयोजन हेतु भी धन का आवंटन जो है करना चाहिए। कलाकृतियां और पुरातत्व के सामान जब किसी लोक मैडम जी संग्रहालय टाइम हो गया है या मैम। राष्ट्रीय ओके चलिए तो फिर बंद करते हैं। हाँ मैम। ठीक है, हाँ ओके ओके। ठीक है मैम। और मैम मैं एक कुछ पूछना चाह रहा था मैम मैं आपसे। हाँ जी। हाँ मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि मैम आप जो हमें ये पढ़ा रही हैं गैलरीज वगैरह, म्यूजियम्स वगैरह, तो मैम ये हमारा सिलेबस में पहले ही मैम ने पढ़ा दिए हाँ थे मैम, तो क्या मैंने रिपीटिशन हो रहा है मैम ये?
किसने पढ़ाया हालांकि था लेकिन? हाँ, कुछ म्यूजियम्स वगैरह मैम ने पढ़ाए थे, ज्योति मैम ने। लेकिन मैम जो आप हाँ पढ़ा रही हैं वो थोड़ा सा अलग है। और दूसरा मैम, नॉलेज तो नॉलेज ही होती है। और आपसे भी हाँ अच्छा लगा मैम हाँ जानकर, और मैम से भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये था मैम मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, और ठीक। दूसरा मैम ये कहता मैडम, मेरे जो आप ये पढ़ा ओके। रहे हैं, तो मैडम इन पे प्रश्न थैंक कैसे यू। बनाएंगे मैम, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे हम, थियोरेटिकल वाले? क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? हाँ मैम, जैसे कि ठीक है, हाँ। आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करिएगा या फोन पे पूछिएगा, हाँ है ना? बिल्कुल मैम, फिर मेरे मैं पास बताऊंगी नंबर तो है आपको। नहीं मैम आपका। ठीक। मैम मेरे पास आपका नंबर क्यों, तो इस है पे नहीं नंबर मैम। नहीं शो हो रहा है? नहीं मैम, नंबर इस शो पे नहीं नंबर नहीं होता शो हो मैम इस रहा? पर। नहीं मैम। अच्छा ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख हाँ लीजिए। मैम, एक मिनट मैडम, मैं एक मिनट मैम, रुकिए। हाँ मैडम जी, बोलिएगा मैम, बोलिएगा। हेलो। हाँ, 941 941। 941 हाँ। 54 54 76 76 9। 9। कितना लिखा बताओ? मैं 952 941 5 92। 941 4। हाँ मैं हाँ, बोलता हूँ कितना मैडम। लिख लिया? 941 लिख हाँ लिया? मैं 10 हो गए मैडम। नाइन हाँ फोर वन 547 6952। हाँ, हो गया। मैडम पीछे 952 है ना एंड में? हाँ 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 बेटा। हाँ ठीक है मैम, मैं आपसे मैसेज से बात कर लूंगा। और मैम मुझे एक आइडिया मिल जाएगा, हालांकि मैं ठीक। मैम सभी मैम से थोड़ा थोड़ा मैं कंसल्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम।